Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 या पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था। और क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के तहत मैंने आपको जनरेशन बाय जनरेशन समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार के एडवांसमेंट शुरू होते हैं। ये एडवांसमेंट के तहत ही हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसमें किस प्रकार के उद्भव होते हैं। खैर, हम लोग आज के क्लास के अंदर फिर से शुरू करेंगे। विल बी स्टार्टिंग वन मोर टाइम द एंशिएंट इंडिया। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत इकोनॉमिक चेंजेस कैसे होते हैं सर। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक चेंजेस। मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक चेंजेस के तहत किस प्रकार से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई एंशिएंट पीरियड के साथ। हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ से लैंड बेस्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होता है, जमीन आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होगा, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पिक्चर को देखेंगे। एक बार हम लोग खाली रिवीजन कर देते हैं। लेट अस मेक अ रिवीजन और सम काइंड ऑफ समरी जो अभी तक हमने कवर किया था सर। ठीक है ना। तो हमने क्रोनोलॉजी बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं और क्रोनोलॉजी बेस्ड डिस्कशन का इंपॉर्टेंस क्या आता है दोस्तों। तो हमने शुरुआत की थी स्टोन एज पीरियड से। हमने समझा था कि स्टोन एज के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, फिर मतलब जो क्रोनोलॉजिकल एक हिस्ट्री का पार्ट था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर वैदिक पीरियड आया सर। ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद हमने समझा कि महाजनपद का निर्माण हुआ। एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसी पीरियड को दर्शाता है। 600 बीसी ऑनवर्ड से आपकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है ये चैप्टर में। एंड 600 बीसी से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वी विल फाइंड कि मौर्यस फिर पावर के ऊपर आएंगे। फिर मौर्यस इनफैक्ट पावर के ऊपर आते हैं 185 बीसी के आसपास के पीरियड में। ग्रेजुअली वी फाइंड कि फिर जीरो की तरफ हम लोग जाएंगे एंड बीसी की 325 बीसी में मौर्यस आएंगे। और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से 185 बीसी से हिस्ट्री भारत की बदलेगी। एंड वी सी दैट बाय 320 सी 320 तक आते आते गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है सर। ठीक है ना। तो हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर समझने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि इस पीरियड के समय पे किस प्रकार के कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, इस पीरियड के समय पे पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए सर। ठीक है, तो वी हैड सीन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। हमने इसकी पॉलिटी को देखा था। हमने आपको ये भी बताया था कि सोसाइटी के चेंजेस भी कैसे हो रहे हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने सोसाइटी के बारे में भी समझने की कोशिश की थी। हमने ये भी समझा था कि जो सोसाइटल चेंजेस है, ये सोसाइटल चेंजेस के तहत भारतीय इतिहास में बहुत बड़े प्रकार के बदलाव आएंगे। लैंडलॉर्ड्स का इमर्जेंस होगा और बेसिकली ग्रामीण विस्तारों के अंदर गृहपति का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो उसको वेलल्लास कहते हैं या गृहपति कहता है। तो कल के क्लास के अंदर मैंने आपको गृहपति वेलल्लास की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई थी और आपको समझाने की कोशिश की थी कि इनका महत्व क्या रहता है। तो खैर, आज के क्लास के अंदर हम लोग उसी को शुरू करेंगे एंड विल बी सीइंग कि कैसे रूरल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होता है। रूरल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ये जो पीरियड है 600 बीसी से लेकर 600 सी तक का और करीबन 300 तक के आते आते इनफैक्ट जो रूरल इकोनॉमी है, ये रूरल इकोनॉमी के अंतर्गत लैंड बेस्ड सिस्टम का इमर्जेंस कैसे हुआ। अब देखिए, लैंड बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जमीन के अंदर आपका महत्व बढ़ जाना और पूरी इकोनॉमी है वो जमीन आधारित रहती है। टेरिटोरियल इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। वी फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर जो इलीट कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी पावर को कैप्चर करने का क्लेम करेंगे। तो इन सब का इमर्जेंस कैसे हुआ, इन सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस सब को हम लोग आज के क्लास के अंदर देखेंगे। तो एज ऑलवेज लेट्स प्रोसीड फॉर द क्लास। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आप में से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहता है ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, आप जुड़ सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो टीच ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। यू विल गेट दी अपडेट अबाउट व्हाट आई टीच एंड हाउ आई टीच। खैर, मैं हिस्ट्री के कोर्सेज अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ, जीएस से लेके ऑप्शनल तक के। एनसीईआरटी तो आपको यहाँ पे ही कवर करवा दी जाएगी। मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, अभी भी कहता हूँ, एनसीईआरटी हम लोग करेंगे बट हिस्ट्री इज बियॉन्ड एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कि खाली एनसीईआरटी से ही प्रश्न आएंगे। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, पर जो आपके और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जो फैक्ट पार्ट है, जहाँ पे एनालिसिस है, आंसर राइटिंग है, वो सब मैं प्लस के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के अंदर करवाता हूँ। मेरा ऑप्शनल का कोर्स शुरू हो गया है 14 जुलाई से। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं या फुल टाइम और भी उनके पास काम होता है, तो दे कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं कहूँगा कि जल्दी ज्वाइन कर दीजिए सर, क्योंकि आपके लाइव क्लासेस में आपको ज़्यादा मजा आएगी और रिदम भी आपकी रहेगी। ये क्लासेस का फायदा यही होगा कि इसमें आंसर राइटिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव करा रहे हैं। अभी पेपर 1 मैंने शुरू किया है, थोड़े टाइम के बाद आई विल बी लॉन्चिंग पेपर 2 ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल एज वेल सर। खैर, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो पीएन लाइव के साथ आप ले सकते हो।
क्रैश कोर्स ऑन जीएस मैंने शुरू कर दिया है। आप में से जो बच्चे जिनको रिवीजन करना है, जिनको इनफैक्ट है ना मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है, और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं जिनका थोड़ा बहुत कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया है बट इनको और रिवाइज करना है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, तो जीएस के अंदर एक नया क्रैश कोर्स शुरू किया है, स्टार्टेड अ क्रैश कोर्स ऑन जनरल स्टडीज एंड दैट इज ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, है ना। तो ये कल ही शुरू हुआ 21 जुलाई से सर, ठीक है। आज दूसरा सेशन हुआ हमारा, 3 से 5 ये रहता है डेली। इसमें भी आप अटेंड कर सकते हो क्योंकि सब्सक्रिप्शन जीएस और ऑप्शनल का दोनों का कंबाइन लीजिएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि फीस बढ़ने वाली है, देयर विल बी इंक्रीज इन द फीस। सो इफ यू आर नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन, आई कैन सजेस्ट यू कि यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड PN लाइव, क्योंकि अभी जो आपकी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है उसमें जीएस ऑप्शनल, आपकी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और करीबन अप टू 45% तक का डिस्काउंट है अगर आप ये कोड यूज करोगे सर, ठीक है। तो अभी आपको जो फीस 57 है उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा एंड ओवरऑल आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से हो पाएगी। तो आप जरूर से इसके अंदर ज्वाइन करिए हमारे क्लासेस को। आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है, अगर आप जीएस ऑप्शनल का दोनों का कंबाइन सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आज मतलब 21 या 22 जुलाई को, तो इट इज वैलिड अप टिल अक्टूबर 2022, क्योंकि आपकी यहाँ पे वैलिडिटी हम लोग बढ़ा के दे रहे हैं। मतलब 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 1.5 साल की आपकी वैलिडिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी मेंस तक की तैयारी अच्छी तरह से हो सकती है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे, एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा सर, ठीक है। तो अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू एन एक्सटेंशन, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो, बट वी वांट यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, है ना। तो आपको अश्योरेंस मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स की, मेंस की, ऑप्शनल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज कवर की जा रही है, बुक सेट कवर कराया जा रहा है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप मांगिए वो सब हम देने के लिए तैयार है। खाली आपको एक ही करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, लेते वक्त ये कोड को यूज करेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा सर, है ना। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इट्स अप टू यू। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स खास करके जो है उनको मैं 2 या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए मैं फॉलो करवाना कहूंगा, क्योंकि उससे ही उनका फाउंडेशन बनेगा और एडवांसमेंट भी होगी। खैर, हम लोग को ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर खाली और खाली मेरे ऑप्शनल क्लासेस में आना है, तो यू कैन टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल, तो करीबन 27,500 है, बट यूजिंग द कोड इट विल बी 24,750, है ना। बट मैं फिर से वही करूंगा कि यार अगर 25,000 में अगर आप खाली ऑप्शनल मिल रहा है और 49,000 में आज की तारीख में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, तो फिर मैं तो वही कहूंगा कि जीएस ऑप्शनल का दोनों का साथ में लीजिए, तो इट विल बी क्वाइट गुड एंड बेनिफिशियल एज वेल। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटर भी मिलेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप हमारे कॉम्बैट कोर्सेज को अटेंड करिए। एवरी संडे फ्री टेस्ट होता है, एवरी संडे फ्री टेस्ट होता है। हम लोग यहाँ पे अनअकैडमिक तरफ से आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे द्वारा ही सेट किए जाते हैं। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा रैंक लेके आओगे तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में सब्सक्रिप्शन मिलेगा सर, ठीक है। प्राइजेस मिलती है, एप्पल आईपैड, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे गिफ्ट भी देते हैं। 21 जुलाई से हमारी बैचेस शुरू हो गई है, इसको भी आप अटेंड करिएगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बैचेस मिल जाएगी। यू विल ऑल्सो गेट फ्री टेस्ट सीरीज। अगर आप जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट सीरीज की लिंक भी अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड PN लाइव। खैर, हम लोग चले जाते हैं हमारे क्लास के अंदर। हमने टॉपिक्स को पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था और मैंने आपको इनफैक्ट क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया था। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता क्या है, ये वो टाइम है जहां पे 600 BCE से लेके 600 CE तक का पूरा हिस्ट्री कवर किया गया है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो क्रोनोलॉजी में नहीं लिखे, वो थीम वाइज लिखे हैं कि भाई कौन से साल में क्या घटना हुई, वो डायरेक्टली उन्होंने, है ना, थीमेटिक वे के अंदर लिख दी है, रेदर देन उसको क्रोनोलॉजी के रूप में लिखने की आवश्यकता थी। तो मैं आपके लिए कर क्या रहा हूँ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर को मैं आपको थीमेटिकली तोड़ के क्रोनोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग रीडिंग बिटवीन द लाइंस के रूप में देखते हैं। ये चैप्टर को रीडिंग बिटवीन द लाइंस के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसको तोड़ के उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ब्रेकिंग अप द चैप्टर, है ना। तो वो ब्रेकिंग वाला हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि हम कल के क्लास के अंदर देख रहे थे कि ओवरऑल एंशिएंट इंडिया के अंदर बाय द पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब जो 600 BC के बाद वाला जो पीरियड है, यहां से हमको पता चल रहा है कि इंडिया में सोसाइटल चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं। राजा ने वेलफेयर के लिए काम किया है। हमने कल के क्लास के अंदर आपको बताया था कि देयर वर किंग्स हु एक्चुअली मेड द सुदर्शन लेक, है ना, कि इरिगेशन की टेक्निक को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इरिगेशन की टेक्निक बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और राजा को रेवेन्यू भी आएगी सर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक इंप्लीकेशन से एक पूरी साइकिल चलती है जिसको हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि प्राचीन भारत के अंदर जब हम लोग समझेंगे वी सी की बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट हो रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत समवेयर इन बिटवीन दिस ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 600 BC टू 600 CE, 600 के बाद वाला जो पीरियड है, 600 BC से लेके 600 CE तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के समय पे और क्या डेवलपमेंट होते हैं, व्हाट फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, उसके ऊपर चले जाते हैं। और इसमें ये जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है।
तो कहानी क्या चलती है, द स्टोरी लाइन गोज इन सच अ वे दैट कि भारत के अंदर प्राचीन पीरियड में सोसाइटल डेवलपमेंट हो रहे थे, लैंडलॉर्ड्स उभर के आ रहे थे, आपके यहाँ पे इरिगेशन टेक्निक बन रही है सर, ठीक है। इसी कंडीशंस के अंदर हमको पता चलता है कि ग्रामीण विस्तारों में बदलाव आने की शुरुआत हुई, एंड यू विल फाइंड एन इमर्जेंस ऑफ दी आई वुड से रूरल इलीट्स, मतलब ग्रामीण विस्तारों में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड पार्टी बनती है और यहाँ से एक नई डेवलपमेंट हो जाएगी सर, ठीक है। तो आप समझिए कि ये जो पूरा पोस्ट मॉडर्न इंडिया है, या मैं कहूँगा कि प्री मॉडर्न इंडिया है, 600 BC ऑनवर्ड से भारत में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं सर, समझ में आया आपको? तो 600 BC ऑनवर्ड से वी फाइंड कि इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, राजा को रेवेन्यू बढ़ानी थी, और रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में राजा ने इरिगेशन टेक्निक का डेवलपमेंट किया। इरिगेशन के साथ साथ हमको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू वी सी सर, आपके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की शुरुआत हुई, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो रूरल सोसाइटी के अंदर एडवांसमेंट हुआ, काफी लोगों को फायदा मिला, काफी लोग नुकसान में चले गए सर, ठीक है। तो ये पूरी बेसिस के ऊपर वी फाइंड इंडिया के अंदर जो ग्रामीण विस्तार है उसमें काफी लोग लैंडलॉर्ड पार्टी के रूप में बन के आ गए, और ये लोग लैंडलॉर्ड पार्टी के जो लोग थे ये काफी अपने आप को एस्टैब्लिश करके हुए पावरफुल बताएंगे कि देखिए अब मेरा वचन ही शासन है सर, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू दैट स्लाइड, हम लोग वही स्लाइड्स के ऊपर चले जाते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको हम लोग आराम से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, वही स्लाइड्स के बेसिस के ऊपर से समझेंगे। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि राजा को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी थी, प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता थी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे काम किए, लोगों को इनफैक्ट है ना समझाया कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनफैक्ट है ना इरिगेशन की टेक्निक, वेल्स की टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। रूरल सोसाइटी में बदलाव आता है, एंड वी सी दैट देयर विल बी अ क्लास ऑफ पीपल जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, एंड दिस क्लास ऑफ पीपल इवेंचुअली विल बी कंट्रोलिंग, है ना। तो उसको गृहपति कहते हैं, या तमिल रीजन के अंदर उसको विलल्लास कहते हैं। एक ऐसा क्लास ऑफ लोग आए जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लेव्स के रूप में काम कर रहे थे। तो बेसिकली संगम पीरियड में इनको अधिमाई कहा गया है। संगम लिटरेचर के बारे में हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ा दिया है। खैर अब आगे चलते हैं कि अब क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी निर्माण हुई है लैंड बेस्ड इकोनॉमी के तहत, तो उसमें लैंड का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगा सर, ठीक है। तो आप समझोगे तो इन द मौर्यन पीरियड एंड द पोस्ट मौर्यन, या मैं कहूंगा कि 600 BC के आसपास का सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड बहुत बढ़ जाता है सर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड क्यों होता है आप समझने की कोशिश करिए कि जमीन के आधारित ही अर्थव्यवस्था चलती थी, जमीन के आधारित ही राज्य चलता था। राजा को भी पता है कि जमीन मेरे पास है तो मैं शासन कर पाऊंगा, अगर जमीन नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू रूल, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो ये कंडीशंस के अंतर्गत जमीन का महत्व था, और इसके बाद लैंड बेस्ड डिस्प्यूट्स भी होते थे कि भाई ये मेरा है, ये तेरा है सर, ठीक है। तो प्राचीन भारत में हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि इन एंशिएंट इंडिया व्हेन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वर टेकिंग प्लेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आयरन टूल्स। मैंने आपको बताया था कि लोहे के टूल्स बनने की शुरुआत हो रही है, और भी चीजें हमको यहाँ पे मिलेगी। तो उस पीरियड के समय पे ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली वी फाइंड लैंड बेस्ड इश्यूज विल ऑल्सो बी इमर्जिंग सर, ठीक है। अब लैंड बेस्ड इश्यूज का मतलब क्या है सर, ठीक है। दो लोग एक ही फैमिली के अंदर क्लेम कर रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है सर, है ना। तो एक मिस्टर एक्स करके एक जेंटलमैन है जिनके पास जमीन हुआ करती थी, और इनके दो संतान है वाई और जेड सर, ठीक है। और वाई और जेड दोनों के दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा है, दिस इज माई, आई बिलोंग टू दिस लैंड एंड दिस शुड बी गिवन टू मी। दूसरा बेटा बोल रहा है कि मेरा है सर, ठीक है। तो भारत के जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें ये लैंड बेस्ड डिस्प्यूट्स बहुत आएंगे, और ये जो लैंड बेस्ड डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन करवाने के लिए, है ना, इसको शांति दिलवाने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए भारतीय लिटरेचर का भी निर्माण हुआ सर, ठीक है। अब आप याद करिए कि वैदिक पीरियड के समय पे व्हेन द वैदिक पीरियड वाज देयर, कौन सा पीरियड था सर, 1500 से लेके 1000 तक का पीरियड, एंड 1000 से लेके 600 तक का पीरियड सर, ठीक है। तो एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, जिसे क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड सर, ठीक है ना, ऋग्वेदिक पीरियड, और दूसरे को कहेंगे लेटर वैदिक पीरियड सर, है ना। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड है इसी से ही वैदिक लिटरेचर का और डेरिवेशन हुआ। ये डेरिवेशन के तहत हमको पता चलता है कि एक लिटरेचर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं स्मृति लिटरेचर, और ये स्मृति लिटरेचर के अंदर बहुत सारे आपकी किताबें लिखी गई है, देयर वर मल्टीपल बुक्स दैट वर कंपाइल्ड। तो इसमें आपको है ना सूत्रस दिखेंगे सर, है ना, और बेसिकली बहुत सारी यू विल सी द फाउंडेशन बुक्स विल बी कंपाइल्ड, जो रिलीजियस बुक्स के रूप में है, जो लॉ बुक्स के रूप में है, जो फैमिली डिस्प्यूट्स, लैंड बेस्ड डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराती है। तो उनमें से एक आपको किताब दिखेगी मनुस्मृति। एक्चुअली मनुस्मृति का इंपॉर्टेंस आप देखिएगा तो सोशल डिविजन्स को और सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है उसको लेके एक कोड लिखा गया है सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि भारत में, प्राचीन भारत की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपकी जमीन आधारित, और बेसिकली जमीन के ऊपर राजा की पकड़ क्या होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लिखा गया है सर, ठीक है। तो लिखता है मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत कंपाइल्ड बिटवीन 2nd century BC एंड 2nd century CE। मतलब करीबन 400 साल के इतिहास के बीच में इसका कंपाइलेशन हुआ है, 2री शताब्दी ईसू पहले और 2री शताब्दी ईसू बाद के बीच में सर, ठीक है ना।
दिस इज व्हाट द टेक्स्ट एडवाइसेस टू द किंग, मतलब राजा को बताते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए साम्राज्य के लिए सर, ठीक है। सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली अराइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, ही शुड हैव कंसील्ड बाउंड्री मार्कर्स बरीड स्टोन बोस काउस hair shaft ashes potsherds dried cow dung brick coal pebbles and sand. He should have other similar substances that would not decay in the soil buried as hidden markers at the intersection of the boundaries. अब आप समझने की कोशिश करिए कि जमीन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड इज इंक्रीजिंग, है ना। तो प्राचीन भारत में वी सी की बाय द गुप्ता पीरियड तक आते आते लैंड बेस्ड कन्फ्लिक्ट और काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, राजा की टेरिटोरियल इश्यूज हो रहे थे, एक राजा की दूसरे राजा के लड़ाई ना हो, इसके लिए हमारा लिटरेचर बताता है सर, ठीक है। और क्या बताता है कि राजा को बॉर्डर मापनी चाहिए और बॉर्डर के ऊपर मार्किंग कर देना चाहिए। मार्किंग करने से फायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ मार्किंग, कि इवेंचुअली जब आप मार्किंग करोगे तो इन द लॉन्ग रन इट विल बी बेनिफिशियल, कि कंफ्लिक्ट नहीं होगी। और मार्किंग कैसे किया जाए, तो यहाँ पे बोला गया है सर, ठीक है, कि सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली अराइज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, है ना। लोगों को होता है ना कि ये मेरा है, दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं ये मेरा है, यहाँ पे हम लोग रूल करते थे, हमारे वंशज रूल किया करते थे सर, ठीक है। ही शुड हैव कंसील्ड बाउंड्री मार्कर्स बरीड, आपको मार्कर के रूप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा सर, ठीक है। लिखता है स्टोन बोन्स काउ शेयर, अलग अलग चीजें आप रख सकते हो, स्टोन रख सकते हो, बोन्स रख सकते हो, जो भी चीजें मिल रही है, ब्रिक्स रख सकते हो सर, ठीक है ना। और कुछ कुछ चीजें जमीन के अंदर आपको वो क्या गड्ढा कार के आपको रख देने की, सो दैट इससे आप क्या आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे भविष्य में अगर कंफ्लिक्ट होता है, यू कैन क्लेम सर, ठीक है। तो लैंड बेस्ड सिस्टम आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और लैंड बेस्ड सिस्टम जब प्राचीन भारत में इवॉल्व हो रही थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो कुछ कुछ राजाओं ने फिर जमीन गिफ्ट देने की शुरुआत की। ये जो गिफ्ट देने की शुरुआत की, इसी को ही हम लोग कहते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम सर, ठीक है। तो वी सी टेम्पल एज ए इंस्टीट्यूशन बन के आया, आपको मंदिरों के अंदर लैंड ग्रांट्स देखने को मिलेगी। देन वील फाइंड स्कॉलर्स को दिया जाता था, उसके बाद राजा के दरबार में बैठे हुए जो एक्सपर्ट लोग थे उनको यहाँ पे लैंड दी जाती थी। वील ऑल्सो फाइंड कि लैंड वॉज एक्चुअली गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, है ना, तो उसको अग्रहार के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। सो ब्राह्मण्स वर एक्चुअली गिफ्टेड द लैंड बाय द किंग, तो बहुत सारे लोगों को लैंड ग्रांट्स मिलने की शुरुआत होती है सर, ठीक है। सो इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री when the irrigation potential increased, when the empire expansion took place, when the kings were becoming powerful, they also started giving the land grants. अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये लैंड ग्रांट्स की बात की गई है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं सर, ठीक है। सो क्या लिखता है एनसीईआरटी सर, ठीक है। एनसीईआरटी लिखता है कि फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ द कॉमन सेंचुरीज, कॉमन एरा मतलब सीई का पीरियड, जीसस क्राइस्ट के बाद का पीरियड, ठीक है, वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ द लैंड बीइंग मेड, मेनी ऑफ व्हिच वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस। राजा के द्वारा अलग अलग प्रकार की ग्रांट्स दी जाती थी, गिफ्ट दी जाती थी, और राजा ताम्रपत्र के अंदर लिखता था। एक्चुअली प्राचीन भारत में आप देखोगे ना कि बाय द सातवाहन पीरियड, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आती है और कहाँ पे रूल करती है, महाराष्ट्र के पैठन के अंदर सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये जो लैंड ग्रांट्स है, ये लैंड ग्रांट्स देते थे और इंस्क्रिप्शंस में लिखते थे। ये कैसे इंस्क्रिप्शंस में थे, जनरली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस आपको दिखेंगे सर, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अंदर से, ठीक है। तो जिसे ताम्रपत्र के रूप में पहचानते हैं। सो इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री व्हेन द किंग वाज गिविंग एक्चुअली द लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स और द स्कॉलर्स और द नोबल्स, अपने ऑफिशियल्स को देता था, धर्मगुरुओं को देता था, है ना, संत लोगों को दिया करता था, तो उसमें ये कॉपर प्लेट्स के अंदर लिखता थे सर, है ना। तो सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वर ऑन द स्टोन्स बट मोस्ट ऑफ देम वर ऑन द कॉपर प्लेट्स, है ना। तो ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन दिखेंगे विच वर प्रोबेबली गिवन एज रिकॉर्ड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ दोज हु रिसीव्ड द लैंड। अब देखिए इसे दो चीजें मिलती हैं। ताम्रपत्र का जो लैंड ग्रांट्स देने का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसे क्या पता चल रहा है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इंस्क्रिप्शंस के रूप में एक रिकॉर्ड बनता है, और कल उठ के कोई बंदा क्लेम करेगा ना कि ये तो जमीन मेरी है, तो जिसको गिफ्ट दी गई है वो इंसान सामने रिवर्ट क्लेम करके बताएगा कि देखो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, मेरे पास तो ये कॉपर की इंस्क्रिप्शन मुझे किसी ने बना के दी है, और ये राजा ने गिफ्ट करते वक्त मुझे कहा था कि ये तुम्हारी है और सदैव तुम्हारी रहेगी सर, ठीक है। तो इससे दो तीन चीजें पता चलती है, एक तो कन्फ्लिक्ट नहीं होती है, लैंड ग्रांट्स किसी और ने क्लेम कर दिया जमीन के टुकड़े के ऊपर। दूसरा क्या होगा कि आपकी लेजिटिमेसी रहती है यहाँ पे कि भाई नहीं नहीं आप ही के ऊपर की है और आप ही इसको चलाओगे सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर से हमको क्या मिलेगा, व्हाट द थर्ड पॉइंट विल वी गेट, विल सी दैट ये जो कॉपर प्लेट्स का निर्माण किया गया, ये कॉपर प्लेट्स के निर्माण के आधारित इनफैक्ट है ना, जनरेशन बाय जनरेशन ये हेरिडेटरी पास ऑन भी की जाएगी और उसको फैमिली के रूप में, उसको लैंड ट्रांसफर के रूप में फायदा मिलेगा सर, ठीक है ना। तो ये काफी फायदा मिलता है। द रिकॉर्ड्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट द ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स। अब आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंगली है सर। ज्यादातर लैंड ग्रांट्स राजा ने जो जमीन दान में दी थी या शासकों ने जमीन दान में दी थी, उसमें रूरल इकोनॉमी के तहत ब्राह्मणों को बहुत दिया जाता। क्यों दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो मूल तरह से इनफैक्ट जो कर्म का काम करते थे, मतलब काइंड ऑफ रिचुअल्स का काम करते थे,
और राजपुरोहित का काम करते थे, तो राजा को लगता था कि मुझे इनको दक्षिणा देनी चाहिए सर, आई शुड गिव दी दक्षिणा टू द ब्राह्मण्स। एंड दक्षिणा कैसे देंगे सर? इन द फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट्स देंगे सर। गेटिंग अ पॉइंट है ना? क्योंकि ब्राह्मण्स का जो कार्य था, जो उनका चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर था, उसके अंदर उनको कहा गया था कि आपको खाली और खाली पूजा करनी है, आपको बेसिकली ज्ञान बांटना है, ज्ञान परोसना है और ज्ञान गेन करना है सर, ठीक है ना? सो नॉलेज को शेयर करना अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ द रिचुअल्स, इन द फॉर्म ऑफ द वेद या लर्निंग के रूप में, और दूसरा क्या है कि आप राजपुरोहित के रूप में काम करोगे। तो राजा को भी लगता था कि आई शुड गिफ्ट दी ब्राह्मण्स, उसको दक्षिणा के रूप में मैं ब्राह्मण को कुछ दे सकता हूँ सर, ठीक है? तो ये इंस्क्रिप्शन उसने लिख के दिए सर, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि समवेयर इन द फर्स्ट सेंचुरी, प्राचीन भारत का जो समय था ट्रांजिशन पीरियड में, उसमें काफी सारे संस्कृत के अंदर इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे। ये संस्कृत इंस्क्रिप्शन में लैंड ग्रांट की बात की गई है। अब याद रखिएगा कि आपको प्रश्न आएगा यहाँ से कि कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द लैंड ग्रांट ट्रेडिशन इन इंडिया। क्या पूछेगा कि भारत में ये जितने भी लैंड ग्रांट ट्रेडिशन है इसके बारे में हमको बताइए और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो बताइए ना, तो स्टेटमेंट करके पूछ देगा। याद रखिए कि इनिशियली जो लैंड ग्रांट्स नॉर्थ इंडिया में दिए जाते थे वो संस्कृत में दिए गए हैं। जनरली आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि गुप्ता पीरियड के पहले की जस्ट ट्रांजिशन पीरियड है उसमें संस्कृत का प्रभाव बहुत बढ़ना शुरू हो गया था। एक्चुअली क्या है, अगर आप क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री को समझोगे ना थोड़ा बहुत, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो महाजनपद खास करके और जो मौर्य और पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसमें आपका प्राकृत लैंग्वेज का काफी इंपॉर्टेंस दिखता है। अशोक ने तो प्राकृत भाषा का ही सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था, क्योंकि अशोक प्राकृत भाषा के स्टेट लैंग्वेज के फेवर में था सर, है ना? तो उसके इंस्क्रिप्शंस में देख लीजिए, या अशोक की आप पकड़ के चलिएगा कि रॉक इंस्क्रिप्शंस के अंदर हम देखेंगे तो वहां पे हमको प्राकृत भाषा ही दिखती है। इवन आप सातवाहन डायनेस्टी में भी इनिशियली देखोगे तो प्राकृत भाषा ही थी जो दक्कन में चलती थी। तो सातवाहन डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी? इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, दे यूज्ड टू रूल इन द दक्कन। तो करीबन 200 बीसी के आसपास ये लोग पावर के ऊपर आए थे। प्रतिष्ठान करके एक जगह है, पैठन के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं, वहां पे ये लोग सत्ता में थे ना सर। तो ये पीरियड के समय पे भी, इवन इन दैट पीरियड ऑल्सो, व्हाट डू वी फाइंड? वी सी कि लैंड ग्रांट्स का इंपॉर्टेंस था। और लैंड ग्रांट्स इनिशियली जो दिया गया था इंस्क्रिप्शन में, जो ताम्रपत्र में, वो संस्कृत में था। और संस्कृत भाषा का प्रभाव कब बढ़ा सर? ठीक है, तो 0 के बाद वाला जो पीरियड है ना, मतलब 100 तक आते आते ये जो कुषाण करके डायनेस्टी के राजाओं के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कनिष्क, मैंने कनिष्क के बारे में भी बताया था ना सर। तो ये जो कनिष्क करके राजा है कुषाण डायनेस्टी में, उसके बाद आपको संस्कृत का फिर से रिवाइवल दिखेगा, एंड यू विल फाइंड कि रिसर्जेंस ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इज टेकिंग प्लेस। तो संस्कृत भाषा का प्रभाव इसके बाद काफी बढ़ता है, एंड धीरे धीरे लैंड ग्रांट्स के अंदर भी उसको देने की शुरुआत होती है सर, ठीक है? तो वी सी कि इनिशियल लैंड ग्रांट्स वर गिवन इन संस्कृत, in some cases especially from 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit while the rest was local language such as Telugu and Tamil। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बात की गई है सर, है ना? लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे वो इनिशियली संस्कृत भाषा में से नॉर्थ इंडिया में। अब भारत के अलग अलग विस्तार में अलग अलग भाषा बोली जाती है सर, राइट और रॉन्ग? तो बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वहां पे लोकल लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ेगा। तो भारत में कुछ कुछ लैंड ग्रांट्स दी जाती थी इन द फॉर्म ऑफ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है कि इनिशियली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, बट कुछ भाषा आप समझने की कोशिश करोगे संस्कृत के अलावा तमिल या तेलुगु भी होगी। खास करके साउथ के इंस्क्रिप्शन में बहुत मिला, पर कब मिलता है? पोस्ट गुप्ता पीरियड, 7वीं शताब्दी में, जब हर्षवर्धन जैसे राजा कमजोर होके टूट रहे थे और भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, तब हमको ये लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चला सर। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो वी सी कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है अबाउट अ लेडी और अ क्वीन कॉल्ड एज प्रभावती गुप्ता सर, ठीक है? तो कहानी क्या है प्रभावती गुप्ता की, और उसको थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि भारत के अंदर ये जो गुप्ता पीरियड तक आते आते लैंड ग्रांट्स का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता है, और लैंड ग्रांट्स के इंपॉर्टेंस के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि ये लैंड ग्रांट्स के एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, वेयर द एग्जाम्पल्स आर एक्चुअली गिवन इन दिस हिस्ट्री कोर्सेस सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो वी फाइंड कि वी सी कि ये जो लैंड ग्रांट्स का डेवलपमेंट हुआ, ये लैंड ग्रांट्स के डेवलपमेंट में गुप्ता पीरियड की क्या कहानी उसको हम लोग देखते हैं सर, ठीक है? तो प्रभावती गुप्ता की एक कहानी यहाँ पे बोली गई है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि प्रभावती गुप्ता का इंपॉर्टेंस क्या है और प्रभावती गुप्ता की प्रासंगिकता कैसे चलती है सर, है ना? हाउ द रेलेवेंस ऑफ प्रभावती गुप्ता इज टेकिंग प्लेस। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपको पता होगा सर, है ना? सो यू विल बी अवेयर अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत वी फाइंड कि 3-4 राजा आए सर, है ना? तो पहले इसके जो ओरिजिनल किंग थे उनका नाम था चंद्रगुप्त वन सर, ठीक है? और चंद्रगुप्त वन की जो शादी थी वो कुमार देवी से होती है। कुमार देवी वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस सर, ठीक है ना? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके यहाँ पे संतान आए समुद्रगुप्त सर, ठीक है?
और समुद्रगुप्त को जब उनका मृत्यु हुआ तो उस फैमिली में काफी सारी टसल हुई, ये वो हुआ सर, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चंद्रगुप्त टू करके राजा है सर, है ना। ये चंद्रगुप्त टू जो है ये अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे, ही वॉज नोन एज विक्रमादित्य, क्योंकि उनके द्वारा बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तरण हुआ था। तो ये जो चंद्रगुप्त टू थे, इनकी डॉटर हुआ करती थी, इनकी डॉटर हुआ करती थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। अब मैं क्यों आपको ये पढ़ा रहा हूं प्रभावती गुप्ता की कहानी, व्हाई आई एम एक्चुअली टीचिंग प्रभावती गुप्ता, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइक नो हाईलाइटिंग द केस ऑफ प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता के समय पे हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं लैंड ग्रांट्स के, और ये इंस्क्रिप्शंस में इनफैक्ट गुप्ता डायनेस्टी के रूप में हमको पता चलता है कि वाकाटकास के साथ भी थोड़ा बहुत चीजें जोड़ी गई है। अब आप समझने की कोशिश करिए, गुप्तास वर रूलिंग एट अ प्लेस कॉल्ड एज पाटलिपुत्र, है ना। तो इनका जो शासन था वो पाटलिपुत्र, ये आखिर की डायनेस्टी जो पाटलिपुत्र में रूल करती है। कल कई बच्चे कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे कि गुप्ता का कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा कि कैपिटल इंडिया में शिफ्ट हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको कंटिन्यूअसली कंसेप्ट दिखेगा, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स। तो पहले पाटलिपुत्र था, फिर हर्षवर्धन तक आते आते कन्नौज बन गया, फिर हर्षवर्धन के मृत्यु के करीबन 100-150 साल तक या करीबन 200 साल तक आप पकड़ सकते हो कि कन्नौज बिकेम अ पावर सेंटर, और उसके बाद फिर दिल्ली की तरफ पावर को शिफ्ट किया गया सर, ठीक है ना। तो अलग अलग शासकों ने अलग अलग राजधानी बनाई। तो गुप्ता है ना पाटलिपुत्र से रूल करते थे। अब गुप्ता जब पाटलिपुत्र से रूल कर रहे थे, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी पीरियड में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी सी दैट ये जो पाटलिपुत्र वाला जो रीजन है, उसके नीचे वाले रीजन में, खास करके आज के दक्खन वाला जो एरिया है, वहां पे एक डायनेस्टी मिलेगी, वाकाटका डायनेस्टी सर, है ना। ये वाकाटका डायनेस्टी इनफैक्ट है ना, नंदीवर्धन करके एक जगह थी आपको नागपुर के पास, जो विदर्भ वाला रीजन है वहां से रूल किया करती थी। और गुप्तास के इनके साथ रिलेशंस थे मैट्रिमोनल। एक्चुअली होता क्या है कि प्रभावती गुप्ता की वाकाटकाओं के साथ शादी होती है, और वहां से हमको लैंड ग्रांट्स के एविडेंसेस मिलता है सर, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, उसकी हिस्ट्री के ऊपर वापिस आता हूँ। यहाँ लिखा गया है कि प्रभावती गुप्ता was the daughter of one of the most important rulers in Chandragupta II. She was married to another important dynasty of Vakatakas who were the rulers in Deccan, मैंने आपको बताया। According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. प्राचीन भारत के ज्यादातर लिटरेचर के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, आज की तारीख में आप देखोगे तो काफी सारे चर्चाएं होती रहती हैं। एंड आज की तारीख में फैमिली के अंदर ब्रदर या सिस्टर कोई भी होता है, उसको इक्वल राइट्स मिलते हैं सर। बट इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, खास करके आप देखोगे तो मनुस्मृति की हम लोग जब बात करेंगे, जिसमें डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी की बात भी की गई है मनु जी के द्वारा, तो उसमें हमको पता चलता है कि जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें उन्होंने बताया है कि a male or I would say the son should get the first right in the property, and women because they are married to some other society, मतलब वो अपना घर छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, तो उनका नाम कहीं पे और अटैच होता है, and because the name of the woman is attached to some other person जो उनके फ्यूचर के लाइफ पार्टनर होंगे, तो वहां पे उनको हक मिलता है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे गुप्ता की कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी। वी सी दैट नॉर्मल केस के अंदर जो लैंड ग्रांट्स है या लैंड का इंपॉर्टेंस है, ये लैंड के इंपॉर्टेंस में वुमेन का आपका रोल नहीं है सर, ठीक है, या प्रॉपर्टी के अंदर भी। यहाँ पे आपको एक इंस्क्रिप्शन दिखा है गुप्ता पीरियड का, जहां पे प्रभावती गुप्ता को लैंड का एक्सेस था सर, है ना। शी हैड द एक्सेस टू लैंड, मतलब शी वाज द ओनर ऑफ द लैंड। अब ऐसा क्यों हुआ सर, ठीक है। एक्चुअली प्रभावती गुप्ता वाज अ राजमाता, एंड बीइंग अ राजमाता, इनकी कहानी ऐसी है कि इनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, and because his husband passed away, so she was the one who was controlling the Vakataka dynasty for a brief period, क्योंकि इनकी शादी जब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ हुई वाकाटकास के साथ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके हस्बैंड जो थे वो शादी के थोड़े समय के बाद मृत्यु हो गई, तो शी वॉज एक्चुअली द डिफैक्टो रूलर, मतलब वो राजमाता के रूप में अपने संतानों को बड़ा कर रही थी सर, ठीक है। तो इसमें हमको पता चलता है कि एक नगरधन करके एक जगह है, याद रखेगा नगरधन। नगरधन इज ए प्लेस इन नागपुर, नियर नागपुर, रामटेक तालुका आपको दिखेगा विदर्भ के अंदर। ये जो नगरधन है, नगरधन में प्रभावती गुप्ता के ये मिले हैं सर, ठीक है ना, एविडेंसेस मिले हैं, और वो एविडेंसेस के अंदर से ही हम लोग ये कंक्लूजन लगा रहे हैं कि शी वॉज हैविंग द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब व्हाई शी वॉज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बिकॉज शी वॉज दी रूलर, हस्बैंड की मृत्यु हुई थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, देन शी वॉज एक्चुअली वर्किंग एज अ रीजेंट। रीजेंट समझ में आता है आपको कि उसका पाल पोस के बड़ा करने का कार्य कर रहे थे, इसके लिए प्रभावती गुप्ता का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा सर, ठीक है। अब इनकी कहानी क्या है सर, ठीक है। वी सी दैट द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स द प्रभावती गुप्ता हैड एक्सेस टू लैंड विच शी हैड देन ग्रांटेड सर, मतलब किसी और को उन्होंने गिफ्ट दे दी। किसको दे दी? ब्राह्मणों को दी होगी, रिलीजियस स्कॉलर्स को दी होगी।
और भी लोग होंगे सर, उनको यहाँ पे दिए होने की कोशिश की होगी सर, ठीक है। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, वन ऑफ द फ्यू फ्रॉम द अर्लीस्ट हिस्ट्री, एंड सिचुएशन वॉज देयरफॉर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल क्यों था सर, ठीक है, तो उसके पीछे की कहानी यही थी, मैंने आपको बताया कि उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद काफ़ी सारे वैक्यूम क्रिएट हुए थे वाकाटका डायनेस्टीज के अंदर सर, ठीक है। इनफैक्ट वाकाटकास का इंपॉर्टेंस आपको ये दिखेगा कि दे वर दी वंस हु कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ मेकिंग द अजंता केव्स। तो अजंता के अंदर जो गुफाएं है वो वाकाटकास के द्वारा काफ़ी सारी बनती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। फिर लास्ट लिखा गया है कि इट इज पॉसिबल दैट द प्रोविजंस ऑफ द लीगल टेक्स्ट वर नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड। मतलब जो किताबों के अंदर लिखा गया है कि भाई ज़मीन किसको दान देनी है, किसको नहीं देनी है, ज़मीन के ऊपर ओनरशिप किसके पास रखनी चाहिए, वो सब 100% इनफैक्ट है ना इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं मिलता है। बट वी फाइंड कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे भारत के ग्रामीण विस्तारों में, एंशिएंट इंडिया के अंदर, जहाँ पे लैंड की ओनरशिप को लेके बहुत ही क्लियर कट टाइटल्स दिए गए थे, और इसी के द्वारा भारत की जो लैंड बेस्ड इकोनॉमी है बाय द फर्स्ट सेंचुरी सीई, मतलब आप देखोगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद जब हम लोग कॉमन एरा में चलते हैं तो काफ़ी नए डेवलपमेंट के साथ आएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से बातें आगे चलती। तो आपको ये आइडिया क्लियर रहना चाहिए कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि लैंड की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती है और लैंड बेस्ड ग्रांट किस तरह से दी जाती है। अब आगे समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। प्रभावती गुप्ता के समय पे जो इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं वहां पे रूरल पॉपुलेशन के बारे में पता चल रहा है सर। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लैंड बेस्ड इंस्क्रिप्शन के ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, लैंड इकोनॉमी के ऊपर से क्या डेवलपमेंट हुआ वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सर, ठीक है ना। So this inscription gives us an idea about the rural population. This included the Brahmins and the peasants as well as the others who were exception to provide a range of produce to the king or his representatives. मतलब आप समझने की कोशिश करोगे कि आप जो भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो वहां पे आपको राजा को अपना दान दक्षिणा देना है या राजा को अपनी सर्विस देनी है सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन दे वुड हैव टू ओबे टू द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज एंड परहैप्स पे हिम ऑल द ड्यूज। गांव के अंदर जो भी नए इंसान शासक के रूप में उसको आपको पैसे वैसे देने पड़ेंगे सर, ठीक है। लैंड ग्रांट्स एज दिस हैव वन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के अलग अलग विस्तार में इसी प्रकार के लैंड ग्रांट्स दिखे हैं। देयर वर रीजनल वेरिएशंस इन द साइज एंड द लैंड डोनेटेड ranging from small plots to the vast stretches of the uncultivated land. The rights given to the donees included all these things, है ना। समझे कि नहीं समझे, तो आप समझने की कोशिश करिए कि भारत के अलग अलग विस्तारों के अंतर्गत ये जो लैंड ग्रांट से बहुत बड़ी मात्रा में देने की शुरुआत की जाती है, ये जनरली हमको देखने को मिलेगा समवेयर इन दी फर्स्ट सेंचुरी तक। मतलब अशोक ने भी बताया था कि मैंने डोनेशन दिया है, पर अशोक ने क्या है कि गुफा बना के दी थी। जैसे आजीविका करके एक संप्रदाय आपको दिखेगा, आजीविका को अशोक ने क्या दिया था, ही हैड गिफ्टेड केव इन द बार्बर हिल्स, जो लोमस ऋषि की गुफा है वो अशोक के द्वारा बनाई गई थी सर, ठीक है। पर उसमें आपको लैंड ग्रांट्स की कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। लैंड ग्रांट फर्स्ट सेंचुरी के बाद और गुप्ता पीरियड तक आपको काफी प्रोमिनेंट वे के अंदर गिफ्ट की हुई मिल जाती है। और क्या बोला गया है कि जो बंदे को लैंड दी गई है, जो इंसान को लैंड दी गई है, वो इंसान वो जमीन का मालिक बन गया है। और इंस्क्रिप्शंस के अंदर स्पेसिफिकली मैसेज लिखा जाता था कि द पर्सन हु हैज बीन गिफ्टेड द लैंड विल बी हैविंग द कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज एंड द विलेज पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया। जो गांव के अंदर जो पब्लिक रह रही है, जो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, उन सब को राजा की कहा मानना पड़ेगा। और बेसिकली जिसको लैंड दी है उसके बेसिस के ऊपर से उसकी जो भी डिमांड है वो फुलफिल करनी पड़ेगी सर, ठीक है ना। तो इसके लिए कहा गया है कि दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड। मतलब यहाँ पे जमीन के ऊपर जो नए मालिक आए हैं, जिसको लैंड ग्रांट दी, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आई एम द किंग और मैं शासक के रूप में, एक हमारे क्लास के अंदर गोलू है सर, है ना, तो गोलू को लैंड दे देता हूँ, तो इवेंचुअली होगा क्या कि गोलू अपने जो भी जमीन उसको मिली है वो जमीन के ऊपर अपना दावा करेगा और वहां पे रहने वाले लोगों को कहेगा कि मैं आपका नया शासक हूँ, क्योंकि प्रतीक नायक जो राजा है उसने हमको ये जमीन दे दी है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कंडीशन आपको बहुत दिखेगी प्राचीन भारत के समय। अब इन सब कंडीशंस में क्या हो रहा है कि छोटी जमीन भी किसी को मिली, किसी को बड़ी जमीन भी मिली, और सब लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, जमींदार के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है सर, ठीक है। So land grants provide the insight between the cultivator and the state, and we see that there were people who were often beyond the reach of the officials, जहां पे आपकी ये जो लैंड ग्रांट है वो डायरेक्टली लागू नहीं होती थी। खैर, तो हमको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी सी दैट इंडिया में एक नए प्रकार की लैंड बेस्ड सिस्टम की शुरुआत होती है। लैंड बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न एरा, जैसे मौर्यन पीरियड खत्म हो रहा था
और उसके बाद भारत में टेरिटोरियल एक्सपांशन का कंसेप्ट आ रहा था। राजा चाहते थे कि नए से नए विस्तार को यहाँ पे एक्सपांड किया जाए, और एक्सपांड करने के साथ साथ हम लोग ऐसी लैंड सबको गिफ्ट करेंगे जो अनकल्टिवेबल होगी टाइम बीइंग, क्योंकि जो बंदे को लैंड मिलेगी वो इवेंचुअली जाके वहाँ पे खेती करेगा। कभी कभी फॉरेस्ट के एरियाज को गिफ्ट में दे दिया जाता था। राजा कहता था कि ले बेटा तू जंगल में जा, ये जंगल तेरे नाम के ऊपर लिख के दे देता हूँ। तो इवेंचुअली होता क्या था कि जो भी इंसान को लैंड गिफ्ट में मिली है, the person who has given or who has got the land in the form of gift, he will be eventually expanding this region, और वहां पे खेत खलियान होंगे। और इससे भी अल्टीमेटली क्या होगा सर, लैंड ग्रांट देने से भी राजा को एक विशेष प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। क्योंकि आप किसी को भी लैंड देते हो, when you give a land grant to someone, है ना, तो जिसी को भी लैंड ग्रांट मिली वो बंदा क्या करेगा, उसको क्लियर करेगा, उसको कट करेगा। से फॉर एग्जांपल किसी को फॉरेस्ट का एरिया दिया है, तो इफ समवन हैज बीन गिफ्टेड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट दैट पर्सन विल डू, ही विल बी क्लियरिंग द जंगल, ही विल बी क्लियरिंग द लैंड, ही विल बी फ्लैटनिंग आउट, और फिर वहां पे एग्रीकल्चर करेगा। तो इवेंचुअली जब लैंड ग्रांट देते हो तो उसका अल्टीमेट फोकस तो यही होता है कि आप वहां से लॉन्ग टर्म वे के अंदर एग्रीकल्चर बढ़ाओगे, और जैसे ही एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो रेवेन्यू किसको मिलेगी सर, स्टेट को मिल जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो कहानी क्या चलती है कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड देयर वर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द लैंड ग्रांट्स। ये लैंड ग्रांट्स में प्रभावती गुप्ता का एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंगली दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन इशू करवाया था। ये इंस्क्रिप्शंस के तहत प्रभावती गुप्ता ने बहुत इंटरेस्टिंगली अपने ऑफिशियल्स को और वहां पे जो स्थानिक लोग रहने वाले थे उन सबको बताया था कि ये जमीन मिस्टर एक्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं, और इनको इसी हिसाब से फिर यहाँ पे गवर्न करने की अधिकार होंगे सर। ठीक है, अब आपको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से सर, ठीक है, आपको पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट प्रभावती गुप्ताज इंस्क्रिप्शन। वो कहाँ से रूल कर रही थी, तो नगरधन करके एक जगह है, याद रखेगा। एक्चुअली पहले नंदीवर्धन करके एक जगह थी, नंदीवर्धन वाज आल्सो प्लेस इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली सर, ठीक है, विदर्भ के अंदर ही। बट उसके बाद अभी जो रिसेंट एक्सकेवेशंस हुए प्रभावती गुप्ता में, उसमें आपको ये नगरधन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। नगरधन जो प्लेस है उसी के बेसिस के ऊपर से आज उनकी कैपिटल सिस्टम भी चलती है। खैर, तो इन सब बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि भारत के अलग अलग विस्तारों में लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत होगी। अब हमेशा याद रखिएगा कि जितने लोगों को लैंड ग्रांट्स मिलेगी वो जमींदार बन जाएंगे सर, जितने लोगों को लैंड ग्रांट्स मिलेगी वो जमीन के मालिक बन जाएंगे इनडायरेक्टली, और ये एक नए प्रकार की इलीट सिस्टम आती है सर, ठीक है। तो जैसे ब्राह्मणों को मिलती है तो ब्राह्मण्स बिकेम द लैंड लॉर्ड्स, समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे आप देखोगे कोई ऑफिशियल को मिल गई, नोबल्स को मिल गई, राजा के दरबार में बैठे हुए कोई मंत्री को मिल गई, तो वो जो मंत्री है वो भी इवेंचुअली लैंडलॉर्ड के रूप में ही काम करेगा सर, समझे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होगी। तो इसमें जो कल्टीवेटर्स है, जो जमीन के ऊपर खेती करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सर, ठीक है। तो यू विल सी कि द कल्टीवेटर्स विल बी एट द रिसीविंग एंड, क्योंकि उनकी जो जमीन की मालिकी है वो तो है होती नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि कल्टीवेटर्स का जो राइट है, जो ट्रेडिशनली हुआ करता था, वो चला जाता है, और एक नया बंदा जिसको लैंड गिफ्ट में मिली है वो बेचारा वहां पे काम करेगा सर, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसी कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरी पॉइंट हमको यहाँ पे ये भी मिलती है कि देयर विल बी क्लास ऑफ पीपल जिनके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही थी या स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था सर, ठीक है ना। सो देयर विल बी काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और द फिशरमैन और एनी काइंड ऑफ सेमी सेडेंटरी लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हैं, बट उनकी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि लैंड ग्रांट्स का आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा। अब देखिए, ये प्रभावती गुप्ता की आपकी पूरी की पूरी कहानी मैं आपको जो बता रहा था उसके अंदर लिखी गई है। क्या लिखा गया है सर, ठीक है, यहां बोलता है कि दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता कमांड्स द ग्राम कुटुंबिनास। अब याद रखिएगा, ये आपका कीवर्ड हो गया। ये टर्म के ऊपर से आपको क्वेश्चन आएगा कि इसका नाम क्या नाम है, ग्राम कुटुंबिनास। जो ग्राम कुटुंबिनास की कहानी क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। हाउसहोल्ड और द पीजेंट्स लिविंग इन द विलेज, मतलब ऐसे इनफैक्ट लोग जो गांव के अंदर रह रहे थे या घर चलाने वाले जो मुखिया थे, उनके लिए शब्द यूज किया गया है। ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग्स इन द विलेज ऑफ दानगुण। तो दानगुण करके गांव है, वहां पे ब्राह्मणों को उन्होंने आदेश दिया है, वहां पे रहने वाले लोगों को। और क्या लिखती है प्रभावती गुप्ता, बी इट नोन टू यू दैट द 12th लूनार ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक, मतलब कार्तिक महीने के अंदर वो बात कर रही है, we have in order to increase our religious merit donated this village with the pouring out of water to आचार्य चन्नाल स्वामीन। याद रखेगा कि इनका नाम आपको पूछेगा कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू आचार्य चन्नाल स्वामी इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जो जमीन है एक चन्नाल स्वामी करके आचार्य को दे दी गई थी। यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड। जिनको लैंड ग्रांट्स दी गई है वो इवेंचुअली मालिक बन गए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आपको उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा।
जो आपके पंडित जी कह रहे हैं उसकी उनकी हर एक ऑर्डर को आपको माननी पड़ेगी, ये गांव वालों को बोला जा रहा है सर, ठीक है। वी हैव कॉन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस ऑफ टिपिकल ऑफ एन अग्रहार। अग्रहार एक्चुअली वाज अ टाइप ऑफ लैंड और डोनेशन विच वाज मेड टू ब्राह्मण। याद रखेगा कि जितने भी ब्राह्मणों को डोनेशन देते थे उसको अग्रहार के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। और इसके लिए इनको भी अग्रहार बोला गया है। अब इनको क्या क्या चीजें बोली गई है सर, ठीक है। अपने ऑफिशियल्स को प्रभावती गुप्ता टाइटल देके बताती है कि दिस विलेज इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय द सोल्जर्स एंड द पुलिसमैन। मतलब क्या है कि ये जो चनाल स्वामी गुरुजी को जो गांव गिफ्ट में दिया गया है, नाम ही है दान गुण, मतलब दान किया है हमने सर, ठीक है। यहाँ पे अपने ऑफिशियल्स को प्रभावती गुप्ता कहती है कि यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या बोला गया है, वी कॉन्फर हिम द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस ऑफ अ टिपिकल ऑफ अग्रहार। तो अग्रहार जो है, जो विलेज के लिए बोला गया है शब्द, जो ब्राह्मण को गिफ्ट दिया जाता था कि पुलिस एंड सोल्जर शुड नॉट एंटर इट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रास। आप यहाँ से जो राज्य सरकार को टैक्स देते थे इन द फॉर्म ऑफ ग्रास, बहुत सारा घास राज्य सरकार उठा के लेके जाती थी, नहीं दोगे तो चलेगा सर, ठीक है। एनिमल हाइड्स एज सीट्स एंड चारकोल टू दी टूरिंग रॉयल ऑफिशियल्स। मतलब आप कोयला नहीं दोगे, उनको चमड़ा नहीं दोगे, चलेगा। एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ परचेजिंग फर्मेंटिंग लिकर्स एंड डिगिंग। मतलब सॉल्ट नहीं दोगे तो भी चलेगा, लिकर्स नहीं दोगे तो भी चलेगा फर्मेंटेशन के लिए। एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राइट टू माइंस एंड द खदीरा ट्रीज। मतलब उस टाइम पे जो माइनिंग हो रहा था, जो आपकी क्या कहते हैं क्वारी आपकी जो है ना खान होती है सर, ठीक है, जहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वहां पे भी राज्य सरकार बीच में इंटरफियर नहीं करेगी सर, ठीक है। बोला गया एग्जाम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लाई टू फ्लावर्स एंड द मिल्क। मतलब आप यहाँ पे पत्ते जो है या फ्लावर्स है, दूध है, वो भी नहीं दोगे सर। इट इज डोनेटेड टुगेदर द राइट टू हिडन ट्रेजर्स। मतलब जमीन के अंदर से अगर कल उठ के कोई खजाना निकलता है तो वो भी ब्राह्मण गुरुजी का है। किसका है? चनाल स्वामी का है। डिपॉजिट्स एंड टुगेदर विद द मेजर एंड माइनर टैक्सेस। मतलब गांवों के ऊपर जो भी कर लगाने की शक्ति है, कर लगाने की सत्ता है, अब गुरुजी की रहेगी। हम यहाँ से विदाई लेते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा यहाँ पे डोनेशन था, ठीक है। ये जो चार्टर है ये 13th रीनल ईयर में लिखा गया है और बेसिकली आपको पता चलेगा कि इसके ऑथर का नाम भी लिखा है। So it has been engraved by an author called as Chakradas. Chakradas was an author and the gift was made to Chanal Swamin. Chanal Swamin was a teacher or acharya belonging to the Prabhavati Gupta. अब who was Prabhavati Gupta? तो हमने अभी बताया कि she was the daughter of Chandragupta II. Chandragupta II कौन थे? तो he was a विक्रमादित्य सर, ठीक है ना। तो इससे हमको दो तीन चीजें पता चलती है कि how powerful the queen was. रानी कितनी पावरफुल थी और उनके हाथ में कितनी सत्ता थी कि उन्होंने ये लैंड ग्रांट के डोनेशन के रूप में इनफैक्ट है ना बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कराते हुए बताया कि क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चलनी चाहिए सर, ठीक है। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड इन द विलेज। ये गाँव के अंदर क्या क्या चीज़ें बनती थी सर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इन्फर करके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन होती थी गाँव के अंदर। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे हमको मिल रही है, ग्रास प्रोडक्शन होता था। और प्रभावती गुप्ता ने गांव वालों को और ये चनाल स्वामी करके जो गुरुजी थे उनको कहा कि आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है, यू आर नॉट सपोज टू पे अप द ग्रास टैक्सेस, है ना। तो ग्रास नहीं दोगे। एनिमल हाइड से सिट, यहाँ पे जो जानवरों का चमड़ा लेके जाते थे जनरली घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, उसकी जो बनानी होती है सैडल, तो फिर वो भी यहाँ पे बंद कर दिया गया। मतलब लेदर का प्रोडक्शन हो रहा था गाँव के अंदर सर, हम लोग मान सकते हैं। चारकोल, मतलब गाँव के अंदर कोयला अवेलेबल था सर, चारकोल आपको दिखेगा ना। अब चारकोल लकड़ा जब जलाते हो तो फिर चारकोल बचेगा सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि जो वुड बर्न्ट है, बर्न्ट वुड जो है खास करके चारकोल के रूप में, वो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है सर। प्रभावती गुप्ता कह रही है कि ये जितना भी इनफैक्ट ये जो चारकोल का जो पॉइंट है वो भी इनफैक्ट आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है इसके अंदर से सर, ठीक है। एग्जाम फ्रॉम द प्रेरोगेटिव ऑफ परचेजिंग फर्मेंटिंग लिकर्स एंड डिगिंग ऑफ द सॉल्ट। मतलब एट टाइम से आप समझने की कोशिश करोगे तो राजा ने एक टाइम पे रॉयल संदेशा दिया था कि आपको इनफैक्ट है ना जो सॉल्ट प्रोडक्शन है वो नहीं करना है, या जो लिकर फर्मेंटेशन का जो कार्य है वो आपको खरीदना पड़ता था राजा की तरफ से। ये गांव को उससे भी छुट्टी मिलती है तो राजा को टैक्सेस कम मिलेंगे इसके कारण सर, ठीक है। एग्जाम फ्रॉम द राइट टू माइन एंड खदीरा ट्रीज। मतलब माइनिंग का जो राइट राज्य के पास था वो प्रभावती गुप्ता ने गांव को दे दिया कि भाई आप गुरुजी हो, आपको ही मिलेगा सर। तो यहाँ से माइनिंग हो रहा होगा सर, ठीक है। एग्जाम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्लावर एंड मिल्क। मतलब गांव के अंदर दूध का उत्पादन भी हो रहा था, गांव के अंदर फ्लावर्स का भी उत्पादन हो रहा है। मतलब ये गांव है कि फैक्ट्री है, समझ में नहीं आ रहा सर, ठीक है। एंड इट इज डोनेटेड टुगेदर विद द राइट्स टू हिडन ट्रेजर्स। मतलब गांव के अंदर कोई उठ के बड़ा खजाना निकल जाए तो वो सरकार नहीं लेगी। प्रभावती गुप्ता विल नॉट क्लेम दिस लैंड बिलोंग्स टू द गुरुजी
and this land belongs to the Acharya ji and ultimately he will be the sole controlling authority. आप समझने की कोशिश करिए कि how the donations were made in ancient India and this donations eventually made a huge impact. आप समझे कि आप देखिए कि ये कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है कि ये डोनेशंस के द्वारा प्रभावती गुप्ता ये क्लेम करवा रही है कि देखिए मैं यहाँ की मालकिन हूँ, आई एम दी ओनर, आई हैव द कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड आई एम एक्चुअली गिविंग इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट्स, मैं ये ग्रांट्स दे रही हूँ. तो लैंड बेस्ड सिस्टम, अब इससे क्या होगा सर, चनाल स्वामी बेसिकली लैंडलॉर्ड के रूप में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, गेटिंग अ पॉइंट है ना. तो इसकी इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करिए कि ये जितने भी लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी, व्हेन द लैंड ग्रांट्स एक्चुअली लैंड एज अ सोर्स ऑफ इनकम आप पकड़ने की कोशिश करोगे, जब प्राचीन भारत के अंदर उभर के आई तो उससे दो चीज थी सर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन की आपको टेक्निक इसके अंदर से मिल रही है, राज्य को रेवेन्यू मिल रही है, ये सब पॉइंट्स है, रिसोर्सेज यहाँ से मिल रहे हैं अच्छे खासे, क्योंकि आज की तारीख में भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 चीजें चाहिए टू प्रोड्यूस एनीथिंग. अगर आपको कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो आपको लैंड चाहिए होगी ना, जमीन तो चाहिए होगी, ऑफिस बनानी है, बिल्डिंग बनाना है, जमीन तो चाहिए अल्टीमेटली सर. ठीक है, तो प्रभावती ये चीज को बहुत क्लियर कट हाईलाइट करके कहती है कि भाई ये जो लैंड है, ये लैंड की ओनर मैं हूं सर, है ना, आई एम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी. और कंट्रोल किसके पास हुआ करता था, इसका सिग्निफिकेंस हमको पता चलता है कि जो लिटरेचर था, ये लिटरेचर अलाउ करता था कि ओनली सन शुड हैव द राइट्स, बट इन मेनी एरियाज वी सी दैट द डॉटर वाज आल्सो गिवन द राइट्स. एंड डॉटर कहाँ पे मिलता है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रभावती गुप्ता का. एंड व्हाई प्रभावती गुप्ता एक्चुअली इज गिविंग द लैंड ग्रांट सर, प्रभावती गुप्ता इज गिविंग द लैंड ग्रांट्स बिकॉज शी वाज द रीजेंट ऑफ हर सन एंड हर हस्बैंड हैज पास्ड अवे and she was the ultimate controlling authority of the state of Vakataka. तो वाकाटका डायनेस्टी जो दक्कन में डेवलप हो रही है, गुप्ता के कंटेम्पररीज हुआ करते थे, तो उसमें प्रभावती गुप्ता की आपको ये प्रासंगिकता दिखती है, गेटिंग अ पॉइंट है ना. तो ये पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये मान सकते हैं, ये पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये आराम से जज कर सकते हैं कि प्रभावती गुप्ता ने जो लैंड ग्रांट्स दिए, ये लैंड ग्रांट्स ऐसे बहुत सारे राजाओं के द्वारा मिलेंगे सर. ठीक है, तो वी सी की एक तो ये इंस्क्रिप्शन आपको पता होने चाहिए कि ये कंट्रोल कौन करेगा. तो लिटरेचर में तो बोला गया है कि बेटे के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड ग्रांट्स के अंदर जो मैं कहूँगा कि डोनेटीज थे सर, है ना, कि जिनको डोनेशन मिला है सर, ठीक है, तो डोनेशन वाले जो लोग हैं दे विल बिकम द इलीट क्लास सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट. तो होता क्या है कि इन द एंशिएंट पीरियड देयर विल बी क्लास ऑफ पीपल दैट विल बी इमर्जिंग, और ये इमरजेंस के रूप में इलीट क्लास बन जाएगी, क्योंकि गांव के गांव इनके हाथ में हो गए. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, पूरा का पूरा गांव जो है वो आचार्य जी को एज इट इज गिफ्ट कर दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने कहा कि आपसे टैक्सेस भी नहीं लेंगे. ऑफिशियल्स को खास करके ऑर्डर दिया गया कि आप घुसना भी मत. पुलिस वालों को मना कर दिया कि प्लीज डू नॉट एंटर इनटू द विलेज. दिस विलेज हैज बीन गिफ्टेड टू आचार्य एंड अवर स्टेट डज नॉट हैव एनी राइट ओवर देम. हमारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. ये चीज दर्शाती है कि ऑटोनॉमी देने की बात की गई है सर, ठीक है ना. और इससे दो चीज हमको पता चलती है, एक तो जो रूलर्स है उसकी गुरुजी के प्रति जो उनकी फीलिंग है, गुरुजी के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो दर्शाती है. दूसरा पॉइंट हम लोग इसके अंदर से ये भी लिख सकते हैं कि शासक के रूप में प्रभावती गुप्ता यूनिलैटरल या मैं कहूँगा कि कमांडिंग पोजीशन के ऊपर थी, और इसके लिए उन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर जो भी बातें थी और जो भी कल्चर के अंदर संस्कृति में लिखा गया था कि नहीं देना चाहिए, प्रभावती गुप्ता कहती है कि नहीं हम तो ये गिफ्ट करेंगे ही, विल गिफ्ट इट, है ना. तो ये 2-3 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि भारत में अलग अलग विस्तारों में वी गेट मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस. हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस दिखे. ये इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर से हम लोग कहते हैं कि लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ता है सर, है ना. अब जमीन का इंपॉर्टेंस बढ़ा, लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की. अब इसकी इंपैक्ट क्या रहती है, लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, कि इतने सारे लैंड ग्रांट्स दिए गए बाय द किंग, मल्टीपल एरियाज में मल्टीपल पीपल को लैंड ग्रांट्स दिए गए, तो ये सवाल तो आपको मन में आएगा ही सर कि लैंड ग्रांट्स की इंपैक्ट क्या पड़ती है सर, ठीक है. तो आप समझने की कोशिश करिए कि जब रूलर्स ने, राजा ने लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की, ये लैंड ग्रांट्स क्यों दिए थे सर, है ना. पहला तो प्रश्न ये होना चाहिए कि व्हाई द किंग वाज गिविंग द लैंड ग्रांट्स. दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि किसको दिए गए थे. तीसरा प्रश्न, इसका आउटकम क्या रहता है, गेटिंग अ पॉइंट, है ना, इसकी असर क्या रहती है लैंड ग्रांट्स की, हम लोग जो पढ़ रहे हैं. तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि वाई दे रहे हैं सर, ठीक है. तो पहले के टाइम पे डोनेशन के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वीसी की एट टाइम्स कैश में डोनेशन दे दिया जाता था, कॉइन्स के अंदर दे दिया जाता था सर, ठीक है, जिसे हमको पंचमार्क कॉइन्स के रूप में पहचानते हैं, सिल्वर कॉइन्स के रूप में पहचानते हैं. पर हर बार जितने भी पंडित लोग होंगे या जो भी ब्राह्मण थे या जो भी संत समाज के लोग थे, दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग. वो कहेंगे कि बेटा हमने तो संसार त्याग दिया है, वी हैव एक्चुअली लेफ्ट द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ,
बिकॉज वी हैव लेफ्ट द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वी एक्सेप्टिंग कैश। आप मॉनेटरी रिवॉर्ड दोगे तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप अगर देना चाहते हो तो आप ऐसी जगह दे दे जहां हम लोग रह सकते हैं, हमारी कुटिया बना सकते हैं, हाँ हम हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम लोग जो कार्य करने के लिए सिद्ध हुए हैं वो कार्य करेंगे सर, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि डोनेशन के रूप में जो काइंड में डोनेशन की बात हुई सर, है ना। इसके लिए दूसरा क्या था कि अपने ऑफिशियल्स को रिवॉर्ड करना था, उसके जो भी अधिकारी थे उनको रिवॉर्ड करना था, नोबल्स को देना था सर, है ना। तो वी सी दैट एज अ पार्ट ऑफ सैलरी भी आपको मिल जाएगी। अब सैलरी में राजा ने लैंड ग्रांट्स देने की क्यों शुरुआत की थी? व्हाट वाज द रीजन व्हाई द लैंड ग्रांट वाज गिवन बाय द किंग? द किंग रियलाइज्ड वन थिंग कि उसके पास कॉइन्स नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि इन द एंशिएंट पीरियड देर वॉज अ कंडीशन इन द पोस्ट मॉडर्न एरा, खास करके गुप्ता पीरियड तक आते आते सख्त कमी हो जाती है कॉइन्स की सर, है ना। देयर विल बी ह्यूज स्कैर्सिटी ऑफ द कॉइन्स, और ये जो सख्त कमी उभर के आई थी कॉइन्स की, इसके कारण एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा था इकोनॉमी के अंदर। तो राजाओं को समझ में आ रहा था कि यार कॉइनेज है नहीं सर, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स रोमन एम्पायर से आते थे प्राचीन भारत के अंदर। गुप्ता पीरियड में बहुत बड़ी मात्रा में आपको रोमन कॉइन्स दिखेंगे सर, है ना, इंडिया में आ रहे हैं या पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर। बट धीरे 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 ये गोल्ड कॉइन्स की कमी होनी शुरू हो गई थी, खपत होने, क्या कहते हैं कि स्कैर्सिटी हो रही थी। तो उसमें फिर राजा को डाइवर्ट करना पड़ा कि यार कैश में दे नहीं पाएंगे और कोई रिवॉर्ड देना है तो भी लैंड देनी पड़ेगी। दूसरा क्या था कि राजा इनफैक्ट देना चाहता था क्योंकि राजा चाहता था कि उसका एक्सपांशन हो, और एक्सपांशन क्या होगा? एक्सपांशन ऑफ एम्पायर होगा, क्योंकि राजा इनफैक्ट एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए लैंड ग्रांट्स दिया करता था। राजा को पता था एट टाइम्स प्राचीन भारत के अंदर कि भाई अगर हम लोग साम्राज्य विस्तरण करना चाहते हैं तो लैंड ग्रांट्स देंगे, और इससे फायदा क्या होगा सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि एनी पर्सन जिसको ग्रांट गिफ्ट में मिली है सर, जिसको दक्षिणा के रूप में मिली है, वो क्या करेगा? एग्रीकल्चर को एक्सपांड करेगा। मैंने बताया कि अभी क्लियरेंस ऑफ लैंड होगा, क्लियरेंस ऑफ जंगल होगा, ये क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरेंस ऑफ जंगल के रूप में भी चीजों का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी। तो अल्टीमेटली राजा को रेवेन्यू मिल रही है सर, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन वी सी द रेवेन्यू फॉर द किंग विल बी देयर, तो राजा को तो फायदा ही है इसके कारण। तो दिस इज द प्राइम रीजन वी सी कि द लैंड ग्रांट्स वर गिफ्टेड सर, ठीक है। अब ये किसको दिए जाते थे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गिफ्ट वाज गिवन टू द Brahmins, this was gift which was given to the officials, this was a gift which was given to the nobles in the form of salary. In fact अगर आप राजा के कोर्ट में अच्छा कार्य कर रहे हो तो राजा आपको ऐसे भी दक्षिणा के रूप में बहुत सारी चीजें दे सकता है सर, ठीक है। अब इसमें आउटकम क्या रहता है सर? एक प्रश्न यहाँ से बहुत सारा चलता है कि लैंड ग्रांट का आउटकम क्या रहा सर। तो इसमें मल्टीपल आउटकम आपको दिखेंगे सर, ठीक है। वी सी कि जब लैंड ग्रांट्स की इंपैक्ट होती है सर, है ना, लैंड ग्रांट्स की इंपैक्ट होने की शुरुआत होगी तो कहां कहां से इसकी असर पड़ती है आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो पहली इंपैक्ट हमको लैंड ग्रांट्स के अंदर क्या दिखेगी? व्हाट विल द फर्स्ट इन द फाउंडेशन इंपैक्ट सर, ठीक है। तो पहला आपको दिखेगा तो राइज ऑफ न्यू लैंडेड क्लास। लैंडेड क्लास का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ग उभर के आया जिसके हाथ में जमीन आ गई नई नई सर, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा वो है एक्सपांशन ऑफ empire in the form of clearance of land and forest area, कि जमीन के विस्तार को साफ किया गया, जंगल के विस्तार को, और वहां पे कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया राजा के द्वारा इनडायरेक्टली सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या दिखेगा? वी फाइंड कि लैंडलेसनेस बढ़ जाती है। लैंडलेसनेस बढ़ने का मतलब क्या है सर? कि देयर विल बी क्लास ऑफ पीजेंट्स, there will be cultivators who lost the ownership rights of the traditional lands. पुराने समय के अंदर बहुत सारे वर्ग हुआ करते थे जिनके हाथ में ट्रेडिशनल लैंड राइट हुआ करते थे। तो जब राजा ने एक लैंड का टुकड़ा किसी और को दे दिया, when the piece of land was gifted to someone else, तो इवेंचुअली जो उसके नीचे आने वाला बंदा है वो ऑटोमेटिकली हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, उसको पता नहीं, सुबह उसके पता चला कि उसकी जमीन का अधिकार चला गया सर, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट इसके अंदर से दिखेगा। तीसरा पॉइंट हमको क्या देखने को मिल रहा है, या चौथा पॉइंट, वी फाइंड एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है, देयर विल बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, और अल्टीमेटली राजा की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, लैंड के ऊपर खेती हो रही है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। विल ऑल्सो फाइंड कि स्लेवरी सिस्टम का भी एग्जिस्टेंस होगा, और स्लेवरी के रूप में हमको पता चलता है कि लेबर की आवश्यकता होती है। तो यू विल सी अ क्लास ऑफ पीपल हु विल बी एम्प्लॉयड इन द लैंड क्लियरेंस। उनको बोला जाता है कि आप जाइए जंगलों को साफ करिए, राजा ने हमको गिफ्ट दी है, हम मालिकी के अंदर है सर, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको इसके अंदर से, छठा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन द लैंड ग्रांट्स वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांट्स। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा
कि चन्ना स्वामी करके जो आचार्य थे उनको प्रभावती गुप्ता ने जो लैंड ग्रांट दी, उसका परिणाम क्या है? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट? आचार्य स्वामी इतने जमीन, मतलब पूरी की पूरी आप देखोगे तो चन्ना स्वामी करके जो आचार्य थे वो जमीन के मालिक बन गए थे इनडायरेक्टली। तो इससे दो तीन चीजें हो रही है। ऑटोनॉमी ग्रांट्स के कारण लॉन्ग टर्म के अंदर स्टेट को रेवेन्यू लॉस होगा। स्टेट को रेवेन्यू लॉस क्यों होगा सर? क्योंकि वीसी कि कुछ कुछ विस्तारों के अंदर राजा को बोल दिया जाता है, या राजा ने अपने ऑफिशियल को बोला था कि आप ये गांव के अंदर नहीं जाओगे, ये गांव के अंदर पैसा कलेक्ट नहीं करोगे। सैनिकों को बोला था, पुलिस वालों को कहा था कि हमारा हक हमने यहाँ से छोड़ दिया है। गांव के अंदर से जो ट्रेडिशनली हमको ऑब्लिगेटरी राइट्स थे, मतलब पहले गांव के अंदर राजा की सेना जाती थी, पैसा कलेक्ट करती थी, है ना, ऑफिशियल्स आया करते थे, बोल दिया गया कि अब तुमको अधिकार नहीं है, तुम उसकी तरफ जाओगे नहीं। तो इन सब परिस्थितियों में क्या होगा? व्हाट इट विल लीड टू सर? इट विल लीड टू अ कंडीशन वेयर डू वी सी दैट द स्टेट विल बी गोइंग फॉर रेवेन्यू लॉस। आप माइनिंग के राइट्स छोड़ रहे हो। प्रभावती गुप्ता ने क्या लिखा कि द खदीरा ट्रीज एंड द राइट टू माइंस विल बी एग्जेम्प्टेड। मतलब यहाँ पे राजा, जो मुख्य राजा है वाकाटका डायनेस्टी के ऑफिशियल्स है, वो यहाँ पे बीच में ही पड़ेंगे नहीं। तो इवेंचुअली राजा को तो अल्टीमेटली लॉस ही है, क्योंकि वो सब जमीन जो है वो किसी और के नाम पे दे दी। इनफैक्ट जब इस प्रकार के ऑफिशियल्स को दिया जाएगा, याद रखेगा, when the land grants will be given to the officials, अलग अलग अधिकारियों को इस प्रकार के लैंड ग्रांट्स दी जाती है सर, तो इसका परिणाम एक बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि ये लोग इनफैक्ट अब डिफैक्टो रूलर्स के रूप में बनेंगे। डिफैक्टो रूलर्स का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे पावरफुल हो गए, सामंत के रूप में ये उभर के आ जाएंगे। गुप्ता पीरियड के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे भारत के अंदर, जो इस प्रकार के सामंती शासकों का उद्भव दिखेगा। और ये जितने भी आपके सामंती शासक थे, ये सामंती शासकों के द्वारा पूरी की पूरी सिस्टम को इनफैक्ट कंट्रोल किया गया। तो व्हाट डू वी सी कि व्हेन दी ऑफिशियल्स विल बी गिवन द लैंड ग्रांट्स, दे बिकेम द डिफेक्टो रूलर एंड दे चैलेंज्ड द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज किया सर, और ये किया गया है गुप्ता पीरियड में। सो व्हेन द गुप्ता पीरियड इज इन द डिक्लाइन, जब गुप्ता पीरियड यहाँ पे डिक्लाइन में जा रहा था, तब स्टेट सोवरेनिटी का एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न उभर के आया। और इतना जटिल प्रश्न था कि हमको पता चलता है कि हुण इन्वेजन हुआ समवेयर इन द 6th सेंचुरी, 550 के बाद का पीरियड। और इस पीरियड के समय पे राजा कुछ नहीं कर पाया, और उसके सामंत जो थे, जिनको लैंड ग्रांट्स दी गई थी, जिन्होंने अपना छोटा साम्राज्य बना दिया था राजा के अंडर में ही, उन लोग ने इनफैक्ट फिर गुप्ता डायनेस्टी को उठला दिया। गेटिंग अपॉन? तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इन द एंशिएंट इंडिया वी सी दैट द लैंड बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, एंड लैंड के बेसिस के ऊपर से ही आपके रिलेशंस बनते थे, लैंड के बेसिस के ऊपर से ही सिस्टम चलती थी। एनसीईआरटी के अंतर्गत इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली बात लिखी गई और लिखते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट इज सब्जेक्ट टू हीटेड डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस। ये बहुत ही हीटेड डिबेट है। Some feel that the land grants were part of a strategy adopted by the ruling lineage to extend agriculture to the new areas। मैंने अभी आपको बताया कि लैंड ग्रांट्स के 2-3 इम्पैक्ट हो रहे थे, और इसको देने के पीछे का एक इंटेंशन यही था कि नए विस्तारों में खेती को पहुंचाया जाए। कैसे पहुंचाया जाएगा? कि आज मैंने आपको एक जंगल का विस्तार लिख के दे दिया, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप वहां पे जंगल साफ करोगे, खेती करोगे, आप जो भी पैसा कमाओगे अल्टीमेटली उसमें से कुछ पैसा राज्य सरकार को वापस दोगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यू सर। ठीक है, तो इसके कारण ये लिखा गया है सर। ठीक है, अदर सजेस्ट दैट द लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग ऑफ पॉलिटिकल किंग्स। मतलब यह है कि राजा की शक्ति कम हो रही थी, राजा आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, राजा को समझ में आ रहा था कि मुझे किसी और को दान दक्षिणा देके अपने फेवर में लेना पड़ेगा सर। ठीक है, एज द किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामंत। सामंत का मतलब है बेसिकली जो लैंडलॉर्ड थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जो राजा के अंडर में काम करते, जिनकी खुद की सेना हुआ करती थी, सामंत जो चीफडम चलाते थे सर, है ना, चीफडम बढ़ा था ना हमने। दे वर ट्राइड टू विन एलाइज बाय मेकिंग द लैंड ग्रांट्स। मतलब राजा ने ऐसे बहुत सारे लोगों को लैंड ग्रांट्स दी, जो उसको बताया गया और उसको इनडायरेक्टली ये प्रूव करवाया गया कि आप तो हमारे मित्र हो सर। ठीक है, दे ऑल्सो फील दैट द किंग्स ट्राइड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज सुपरमैन बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, दे वांटेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फसाड ऑफ पावर। राजा कमजोर हो रहे थे, इसके लिए एक तबके ने माना कि राजा ने लैंड ग्रांट्स दिए। तो लैंड ग्रांट्स देने के पीछे के इंटेंशन बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना सर। द इंटेंशन ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स कैन बी मल्टीपल सर। वो कैश में सैलरी देना चाहते थे, अपनी लॉयल्टी बताना चाहते थे, या प्रूव करवाना चाहते थे लोगों के द्वारा, या यहाँ के जो शासक थे वो ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली हाईलाइट कराने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए
हाँ, हम आपको देखिए आपके 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 मित्र बन रहे हैं सर, ठीक है। और एक हिस्ट्री का ग्रुप ये कहता है कि इससे एग्रीकल्चर का भी फायदा हो रहा था लॉन्ग टर्म के अंदर, पर रियलिटी ये थी कि ये जो लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे थे इसके कारण एक नया वर्ग उभर के आया जिसे हम लोग कहते हैं न्यू इलीट क्लास ऑफ पीपल। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो न्यू इलीट क्लास ऑफ पीपल उभर के आता है, यही लोग इनफैक्ट धीरे 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 करके क्या करेंगे, दिस विल बी इवेंचुअली कंट्रोलिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बाय द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड तक आते आते और गुप्ता पीरियड के अंदर जिस प्रकार के बदलाव हुए, तब हमको पता चल रहा है कि राजा के यहाँ पे जो लैंड बेस्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स धीरे धीरे थोड़ा कमजोर हो रहा था। दिस लेड टू अल्टीमेट डिक्लाइन इन द पोस्ट गुप्ता सर, ठीक है ना। तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता तक आते आते खास करके आप समझने की कोशिश करोगे, ये जो पीरियड है, ये पीरियड के समय पे और उसके बाद वाले पीरियड के अंदर जब लैंड ग्रांट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो आपके यहाँ पे इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल और मैं कहूँगा कई कल्चरल चेंजेस आने की भी शुरुआत हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पूरी कहानी आपकी लैंड बेस्ड इकोनॉमी थी एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में। इनफैक्ट ये जो पीरियड है ना 7th सेंचुरी का सर, यहाँ पे फ्यूडलिज्म करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। आप हिस्ट्री ऑप्शनल में आओगे ना, तो आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक डाला गया है फ्यूडलिज्म डिबेट, द डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म। और ये जो फ्यूडलिज्म की डिबेट है, ये एनसीईआरटी में लैंड ग्रांट्स के रूप में लिखी गई है कि क्या इससे सामंती प्रथा और मजबूत हुई, राजा कमजोर हुए और राजा की कमजोरियत होने के कारण साम्राज्य विघटन की तरफ चला गया सर, ठीक है। तो ग्रामीण विस्तार में काफी लोगों को फायदा मिला, न्यू इलीट क्लास उभर के आए और यही लैंड ग्रांट सिस्टम इवेंचुअली भारत के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करेगी। खैर, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर हमने क्रोनोलॉजी बेस्ड थीम को समझ रहे हैं कि पूरी की पूरी एंशिएंट इंडिया में किस तरह की थीम चलती है और कहाँ से डेवलपमेंट होगा सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज का क्लास यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि अगर आपको जुड़ना है अनअकैडमी के ऊपर, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड 2 courses and a comprehensive course will soon be in pipeline, मतलब it's soon in pipeline and sooner or later I'll be launching on modern as well, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल मैं पूरा करवाऊंगा अनअकैडमी प्लस के ऊपर सर, ठीक है। तो आप जीएस ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। हिस्ट्री को पूरी तरह से मैं आपको कराऊंगा फाउंडेशन के साथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी सर, ठीक है। सो नथिंग विल बी लेफ्ट आउट, कुछ भी बचेगा नहीं, चिंता मत करिएगा, उस तरह से इतना कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन टेक दिस कोड, यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट 10% ऑफ द फीस एज वेल, है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। I'll see you in the next class. Till then, keep studying and all the best.